अस्सलाम वालेकुम। कायनात की खोज की किस्त के अंदर खुश आमदीद। जैसा हम लोगों ने पिछली किस्त में वादा किया था कि हम अगली किस्त आपके सवाल जवाब पर रखेंगे, तो लिहाजा हमने किस्त को आपके सवाल जवाब के लिए मुख्तस कर दिया है। इस ज़मन में हमने तकरीबन 18 सवालात को चूज़ किया है, जिसको हम इस किस्त के अंदर अपने डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। सबसे पहला सवाल हमें खोकर 777 नामी एक अकाउंट की तरफ से मौसूल हुआ है। उन्होंने पूछा है कि आपका हार्प टेक्नोलॉजी के बारे में क्या ख्याल है। हार्प टेक्नोलॉजी बदकिस्मती से उन चंद टेक्नोलॉजीज़ में शामिल है जिसके बारे में गैर ज़रूरी तौर पे मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। हार्प टेक्नोलॉजी के ज़रिए साइंसदानों ने ये कोशिश की कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए कि जिसके ज़रिए आप सेटेलाइट का ज़मीन से आप कनेक्शन तोड़ दें। यानी अगर आप जो हार्प टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाले एंटीनाज हैं या जो टावर्स हैं, वो अगर आप किसी सिटी के अंदर आप प्लेस कर देते हैं, तो उस शहर का, उस सेटेलाइट जो ऊपर मौजूद जितनी भी सेटेलाइट्स हैं, उनसे कनेक्शन टूट जाएगा। लेकिन आपको मालूम है कि इसके बारे में ये प्रोपेगेंडा किया गया कि जिस तरह इससे मौसम चेंज हो सकता है, इससे ज़लज़ले आ सकते हैं, तबाही फैल सकती है। तो ये एक मनफी प्रोपेगेंडा इसके बारे में किया गया था। दरअसल ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही थी एक हथियार के तौर पे, ताकि किसी भी जंग की सूरत में किसी भी शहर का या किसी भी दुश्मन मुल्क का आप राब्ता सेटेलाइट से आप मुनक़ता कर सकें। और इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए खैर अब ये टेक्नोलॉजी जो है कम फंडिंग होने की वजह से बंद हो गई है, लिहाजा अब इस वाले से अभी भी अलबत्ता बहुत से लोगों के जहन में इस वाले से शुकुक व शुबात हैं और उनको मालूम नहीं है कि ये प्रोजेक्ट इस वक्त बंद हो चुका है। इसके बाद अगला सवाल हमें मोहम्मद अनस नामी एक अकाउंट की तरफ से मौसूल हुआ है। उन्होंने पूछा है कि ब्लैक होल कैसे बनता है। जब भी हमारे सूरज से 3 गुना बड़ा सितारा अपने मरने के मराहिल के करीब होता है, तो वो एक धमाके के साथ फट जाता है। उसके बाद होता ही है कि जब वो सुपरनोवा, जिसे हम कहते हैं, सुपरनोवा के बाद उसका जो पीछे मादा रह जाता है उसको हम ब्लैक होल कहते हैं, या जो पीछे मुर्दा सितारा रह जाता है उसे हम ब्लैक होल कहते हैं। इसकी बहुत शदीद कशिश शक्ल होती है। इसकी वजह यह है कि जब सितारा ज़िंदा होता है तो उसमें 2 किस्म की फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। एक प्रेशर की फोर्स होती है जो अंदर जो फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, जो गैस का जो प्रेशर है, उसकी वजह से सितारा जो है वो एक्सपेंड होने की कोशिश करता है। दूसरी जो फोर्स होती है वो ग्रेविटी की होती है, जो सितारे की अपनी फोर्स होती है, वो सितारे को कोलैप्स करने की कोशिश करती है। जब सितारा सुपरनोवा से फट जाता है तो उसमें प्रेशर की फोर्स ख़त्म हो जाती है, सिर्फ ग्रेविटी रह जाती है, तो वो सितारा अपनी ग्रेविटी के बायस ही धंसता जाता है। तो आप ये समझें कि अगर कोई सूरज जितना सितारा है, तो वो सुपरनोवा होने के बाद अपनी ग्रेविटी की वजह से इतना ज़्यादा कोलैप्स कर जाता है कि वो तकरीबन 7 किलोमीटर या 8 किलोमीटर का एक पत्थर रह जाता है, और वो पत्थर पर मज़ीद कोलैप्स करके एक सिंगुलरिटी बन जाता है, और इतनी शदीद उसकी कशिश शक्ल होती है कि कोई रोशनी भी जो है उससे बच के बाहर नहीं जा पाती। तो ये दरअसल ब्लैक होल बनने का तरीका होता है, और इस हवाले से मैंने आर्टिकल्स भी लिखे हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँ, आप उसको पढ़िएगा इंशाल्लाह। उस हवाले से आपको मज़ीद मालूमात मिल जाएंगी कि ब्लैक होल की कितनी इकसाम होती हैं, किस्सा बनता है, ब्लैक होल बाद में मरता भी कैसे है, ये भी उसके अंदर मैंने थोड़ा बहुत जिक्र किया था। इसके बाद अगला सवाल हमें शहला सिद्दीकी साहिबा की तरफ से मौसूल हुआ है। उन्होंने पूछा है कि ज़मीन पे कुछ मकामात ऐसे हैं जैसे ओमान है, सऊदी अरब है, यहाँ पे ज़ीरो ग्रेविटी एक्सपीरियंस की जाती है। ज़ीरो ग्रेविटी कहना गलत होगा, एंटी ग्रेविटी का एक्सपीरियंस होता है। वो ऐसे होता है कि आपको एक रोड जिस तरह मिल रही है, वहाँ पे अगर आप अपनी गाड़ी जो है न्यूट्रल कर देते हैं, तो होगा क्या कि जो ऊंचाई की तरफ जो है वो गाड़ी तेज़ी से भागना शुरू होगी। वो इस वाले से पूछ रही हैं कि ये क्या फिनोमेना है। दरअसल होता ही है कि ये हमें इस पे जितनी भी रिसर्च हुई है उसके बाद इस नतीजे पे पहुंचा गया है कि ये दरअसल जो हमें ऊंचाई नज़र आ रही होती है, ये इल्यूजन होता है, ये हमें हमारी नज़र का धोखा होता है। दरअसल ऊंचाई नहीं होती। अगर आप इसको बाकायदा तौर पे नापें तो ये दरअसल निचाई होती है, जिसकी वजह से हमें ये देखने में ऊंचाई लग रही होती है, और हमें यूँ लगता है कि जिस तरह ऊंचाई की तरफ हमारी गाड़ी न्यूट्रल होकर भाग रही है और हम कशिश शकल के अगेंस्ट जा रहे हैं। इसके बाद अगला सवाल हमें शहला सिद्दीकी साहिबा का ही मिला है, जिसके अंदर उन्होंने पूछा है कि क्या कभी एलियंस की तरफ से कुछ सिग्नल मौसूल हुए हैं, या हमें कितनी पावरफुल टेक्नोलॉजी चाहिए होगी कि एलियंस की तरफ से सिग्नल मौसूल हो जाए। हमने कायनात की खोज जब शुरू की थी तो उसका जो पहली किस्त थी वो वाव सिग्नल के ऊपर हमने रखी थी। एक ऐसा सिग्नल था जो जिसके बारे में बहुत ज़्यादा साइंसदान वसूख से कह रहे थे कि ये कोई
किसी एलियंस की तरफ से भेजा गया सिग्नल है, लेकिन बाद में आके पता चला कि नहीं, वो हाइड्रोजन की वजह से उसकी जो रेडिएशंस थी हम तक पहुंची थी। जिस तारे से हमें ये सिग्नल मौसूल हो रहा था वहाँ पे एक दुमदार तारा मौजूद था जिसके अंदर हाइड्रोजन जो है उसकी फ्रिक्वेंसी जो है उसकी रेडिएशंस हम तक पहुँच रही थी। तो अभी तक कोई इस तरह का सिग्नल मौसूल नहीं हो सका, और हमारे पास टेक्नोलॉजी है, रेडियो टेलीस्कोप्स मौजूद हैं। अभी कुछ अर्सा पहले ओमुआ नामी एक ऐसा पत्थर आया जो हमारी निज़ाम शमसी का नहीं था, किसी और सितारे का पत्थर था, और वो तैरता हुआ हमारे निज़ाम शमसी में दाखिल हुआ। उसके बारे में बहुत ज़्यादा साइंसदानों ने ख्याल किया शायद ये कोई एलियन स्पेस क्राफ्ट हो, लेकिन जब उसकी तरफ भी हमने रेडियो टेलीस्कोप अपनी की तो हमें किसी किस्म का कोई सिग्नल मौसूल नहीं हुआ। लिहाजा हम कह सकते हैं कि हमें अभी तक कायनात के अंदर कहीं पे ज़िंदगी का कोई सिग्नल मौसूल नहीं हो सका। इसके बाद अगला सवाल हमें वलीद स्पार्क नामी एक अकाउंट है उनकी तरफ से भेजा गया है कि आई थिंक के जो ब्लैक होल्स हैं ये एक आसमान से दूसरे आसमान तक जाने का रास्ता है। ब्लैक होल के बारे में हम मालूम कर चुके हैं, बल्कि एक ब्लैक होल को तो बनते हुए भी देख चुके हैं साइंसदान कि किस तरह सितारा मरा और वो ब्लैक होल बन गया। तो लिहाजा इसको हम अपनी कायनात से निकलने का रास्ता नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी वजह दरअसल ये है कि इसके मुतालिक हम बहुत ज़्यादा श्योर हैं। हाँ, कोई और इस तरह का रास्ता हो तो उसके मुतालिक अभी साइंस को मालूम नहीं है। इसके बाद अगला सवाल हमें भेजा गया है मोहम्मद दानिश साहब की तरफ से। उन्होंने कहा है कि अगर गैलेक्सीज़ और प्लैनेट यूनिवर्स में मौजूद हैं तो यूनिवर्स किस चीज़ में मौजूद है। इस सवाल को समझने के लिए हमें क्वांटम फील्ड थ्योरी को समझना पड़ेगा कि हमारी जो कायनात है, जो हमारी कायनात में जो खला मौजूद है, ये दरअसल हकीकी तौर पे ये खला नहीं है, ये क्वांटम फ्लक्चुएशन से भरा हुआ है, क्वांटम फील्ड से भरा हुआ है। इसमें बहुत छोटे छोटे एटम से भी लाखों गुना छोटे ज़रा जो है एक सेकंड के अरबों हिस्से के अंदर बनते हैं और ख़त्म होते रहते हैं। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो हमारी खला है ये हकीकी खला नहीं है, बल्कि ये झूठी खला है। तो साइंसदानों का ख्याल है कि हमारी ये जो झूठी खला है, जो हमारी कायनात है, ये दरअसल एक हकीकी खला के अंदर फैल रही है, और वो हकीकी खला ऐसी है कि उसके अंदर किसी किस्म का कोई ज़र्रा नहीं है और कुछ भी उसके अंदर मौजूद नहीं है। तो ये एक सोच अभी डेवलप हो रही है, लेकिन कायनात के बारे क्या हम नहीं जान सकते, क्योंकि हम मैक्सिमम अगर देख सकते हैं तो हम 13 अरब नूरी साल पीछे देख सकते हैं। तो लिहाजा और अभी हम ये कह सकते हैं हमारी काबिल मुशाहिदा कायनात जो है वो 93 अरब नूरी साल तक है, उससे पीछे क्या है हमें अभी फ़िलहाल मालूम नहीं है। इसके बाद अगला सवाल हमें पख्तून रईस की तरफ से मौसूल हुआ है। उन्होंने पूछा है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है भाई। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तकरीबन 100 साल पहले आइंस्टाइन ने एक नज़रिया दिया था जिसमें उसने बताया था कि भाई वक्त जो है वो हमारी कायनात का हिस्सा है, और अगर हम तेज़ स्पीड से ट्रैवल करें तो जो वक्त है वो थम जाएगा, और ये मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट से साबित भी हो चुका है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम एक पूरी एपिसोड रखेंगे। इसके बाद अगला सवाल हमें शुजात अली साहब की तरफ से मौसूल हुआ है कि फ़्लैट एंड राउंड अर्थ के मुतालिक आपका क्या ख्याल है। फ़्लैट एंड राउंड अर्थ के मुतालिक मैंने बल्कि पूरी एक किताब लिखी है फ़्लैट अर्थ के ख़िलाफ़, क्योंकि ये एक ऐसा बोगस नज़रिया जो है ना हमारे सोसाइटी के अंदर अब आके फैलना शुरू है। पहले बार ये फैला हुआ था और आज से हज़ारों साल पहले हम ज़मीन को फ्लैट ही समझते थे, लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी आ गई है इससे हमें कंफर्म हो चुके हैं ज़मीन गोल है, बल्कि ज़मीन राउंड भी कहना गलत है, हम कह सकते हैं ज़मीन बेज़वी है। तो लिहाजा ये है कि जो फ्लैट अर्थ का नज़रिया है ये अब वो लोग ज़्यादातर इस पे बिलीव करते हैं जो साइंसी तहकीकात पे या तो यकीन नहीं रखते या फिर उनसे वाकिफ़ नहीं है। इसके बाद अगला सवाल हमें मोहम्मद सुल्तान साहब की तरफ से मौसूल हुआ है कि क्या ठंडे सितारे हमें रात को दिखाई देते हैं। ये ठंडे सितारे से मेरे ख्याल से मुराद ले रहे हैं ब्लैक होल्स की, या ऐसे सितारे जो जलना बंद होंगे। ज़ाहिर बात है वो ब्लैक होल्स ही होंगे या न्यूट्रॉन स्टार्स होंगे, तो वो रात को हमें नहीं दिखाई दे सकते। हाँ, उनकी जो किनारों से रेडिएशंस निकलती है वो हम तक पहुँचती हैं और उनको हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं, और उन्हीं को डिटेक्ट करके हमें मालूम होता है कि फ़लाँ जगह पे ब्लैक होल है या न्यूट्रॉन स्टार है। इसके बाद अगला सवाल हमें नौरीन जावेद की तरफ से मौसूल हुआ है कि यूएफओ क्या होती हैं। यूएफओ हर उस चीज़ को कहा जाता है जिसको आप ना समझ पाएँ। एक परिंदा उड़ रहा है और आपको दूर से देख के परिंदा नहीं लग रहा,
तो आप उसको भी यूएफओ कह सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। तो आप हर उस चीज़ को जो आपको ना समझ आए आप उसको यूएफओ कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे और अमूमन लोग इसको उड़न तश्तरियाँ कहते हैं। तो उड़न तश्तरियाँ जो है उन वो एक अभी तक मिथ है। उस पर जिस पे जितनी भी वीडियोस यूट्यूब पे आपको नज़र आएंगी या कहीं पे भी आपको नज़र आएंगी, तो वो एडिटेड होती हैं और इस मतलब अभी कंफर्म नहीं है हमें, क्योंकि साइंस इस चीज़ पे अभी तक इस तरह का कोई साइंटिफिकल प्रूफ हमारे पास अभी तक, साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास नहीं मिला उड़न तश्तियों के वाले से। इसके बाद अगला हमें सवाल मौसूल हुआ है आशु बल्ती की तरफ से, क्या आप मुझे टाइम के बारे में बता सकते हैं। अभी हमने इस मुतालिक डिस्कशन की है कि जो टाइम है वो दरअसल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक हमारी कायनात का एक हिस्सा है, और हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा स्पीड से मूव करें। और ये एक्सपेरिमेंट से साबित शुदा है ये बात। और ये सीजियम क्लॉक्स जो है उनके ज़रिए ये चीज़ साइंटिस्ट ने आज से तकरीबन 50 साल पहले ये एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसमें उन्हें कंफर्म हुआ था कि वाकई अगर कोई चीज़ तेज़ स्पीड से मूव करेगी तो उसके लिए टाइम थम जाएगा। इसके बाद अगला सवाल हमें अरबाज सफदर की तरफ से मौसूल हुआ है कि 7 आसमान और 7 ज़मीनों का जो जिक्र कुरान पाक में हमें सुनने को मिलता है, उसका साइंटिफिक लॉजिक क्या है। इसके हवाले से ये कहा जा सकता है कि ये अक्सर सवाल मुझे सुनने को मिलता है और अक्सर स्टूडेंट मुझसे करते भी हैं। ये मल्टीवर्स थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो कहती है कि भाई हमारी कायनात के अलावा भी कई कायनातें हैं और वो हमारी कायनात की बिल्कुल कॉपी हैं। तो कह सकते हैं कि अभी साइंस इस हवाले से सोचे, लेकिन कायनात के बारे क्या है इसका कभी भी हमें मुशाहिदाती सबूत नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कायनात इतनी बड़ी है कि हम इसके बाहर चाहते हुए भी हम कभी नहीं झांक सकते। इसके बाद अगला सवाल हमें सलमान खान की तरफ से भेजा गया है कि अल्लाह ने 6 दिन में यूनिवर्स को बनाया है, इसका हकीकी मतलब साइंस के हिसाब से इसकी एक मैं आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। उसमें बताया गया कि किस तरह 6 स्टेजेस के अंदर कायनात वजूद में आई। आप उसको पढ़िएगा तो ये 6 दिन आप अगर 6 स्टेजेस के हिसाब से समझें तो आपको ये क्लैरिफाई हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल हमें जस्ट बिलीव नामी एक अकाउंट की तरफ से मौसूल हुआ है। उसमें उन्होंने पूछा है वेयर इज़ स्काई इन यूनिवर्स। स्काई या आसमान के हवाले से इस वक्त साइंस खामोश है। साइंस कहती है कि भाई स्काई नहीं है, लेकिन आप उसको कायनात अगर तस्वुर करें तो आपको क्लियर हो सकता है कि जो हम आसमान का जिक्र अमूमन करते हैं वो दरअसल कायनात है या कायनात के किनारे आप कह सकते हैं, लेकिन साइंस फ़िलहाल खामोश है इस मुतालिक। इसके बाद अगला सवाल हमें मुनीबा अली की तरफ से मौसूल हुआ है कि सर प्लीज़ टेल मी नेब्यूला एंड ब्लैक होल्स आर सेम। इन्होंने पूछा है कि क्या ब्लैक होल्स और नेब्यूला सेम होते हैं। नेब्यूला दरअसल वो गर्द के बादल होते हैं जिनके अंदर सितारे पैदा होते हैं, और जबकि ब्लैक होल एक सितारे की वाक़यात होती हैं, लिहाजा ये सेम नहीं है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें। एक जो है सितारे पैदा कर रही है और एक सितारे की वाक़यात है। इसके बाद अगला सवाल हमें सैयद समी अली की तरफ से मौसूल हुआ है कि आज तक कोई चाँद पे गया है। जी, चाँद पे इंसान जा चुका है। इस मुतल्लिक अक्सर इतराज़ात उठाए जाते हैं, लेकिन वो इंतहाई नाक़िस इतराज़ात हैं। इस मुतल्लिक भी मैंने एक बहुत तफसीली आर्टिकल लिखा है और उस आर्टिकल के अंदर बहुत तफसील से जिक्र है कि इंसान किस तरह चाँद पे पहुंचा है, या जो इतराज़ात उठाए जाते हैं उसके आर्टिकल के अंदर जवाब ही मौजूद हैं। उस आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर करूँ, आप काइंडली उसको खुले दिमाग से पढ़िएगा, ताकि इस हवाले से जो भी आपके इतराज़ात होंगे मुझे लगता है इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ पे जो यूट्यूब की वीडियोस और इस तरह के इधर उधर से जो है गलत मवाद देख के अमूमन लोग जो है इस तरह की कॉन्स्पिरेसीज़ के अंदर पड़ जाते हैं और वो जो हक़ाइक़ होते हैं उनका इनकार करते हैं या उनको फिर मानना नहीं चाहते। तो इस वजह से मेरी दरख्वास्त होगी जो आर्टिकल्स का लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ उसको आप बिल्कुल ओपन माइंड होकर आप पढ़िएगा। इंशाल्लाह उसके अंदर आपको हकीकत मालूम हो जाएगी कि इंसान किस तरह चाँद पे गया है और कितनी कुर्बानियाँ दे के चाँद पे गया है। इसके बाद आखिरी सवाल हम आज का आपके साथ शेयर करते हैं कि शुएब खान साहब ने पूछा है कि हाउ हाइड्रोजन इज़ क्रिएटेड। जब बिग बैंग हुआ तो साइंसदान कहते हैं कि उसके 3 मिनट बाद हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम ये 3 एटम वजूद में आ गए थे। तो बिग बैंग के फ़ौरन बाद जब क्वार्क्स बने, क्वार्क्स से जब प्रोटॉन्स बने और न्यूट्रॉन्स बने, तो जो सबसे पहला एटम वजूद में आया था वो हाइड्रोजन और उसके आइसोटोप्स ही थे। तो आप कह सकते हैं जो हाइड्रोजन एटम है ये बिग बैंग के बाद अगर कोई चीज़ वजूद में आई क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बाद,
तो वो एटम्स में अगर कुछ सबसे पहले वजूद में आया तो वो हाइड्रोजन था। इसकी वजह भी ये थी कि सिंपलेस्ट एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, तो जिसकी वजह से ये सबसे पहले हाइड्रोजन ही वजूद में आया था। और इसके आने का तरीका यही है कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बने थे तो उन्होंने आपस में जो इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने प्रोटॉन के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया, तो एक हाइड्रोजन एटम हमारे पास वजूद में आ गया। इसके साथ ही आज की किस का अख्ताम करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। इंशाल्लाह जल्द ही कायनात की खोज की अगली किस्त के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर अपने रिस्पॉन्स से लाजमी आगाह करते रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।